हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, एलडीसी और जीडीसी दोनों। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज का प्रश्न पत्र दोस्तों, बड़ोदरा डिवीजन में हुए टीआरडी डिपार्टमेंट में एलडीसी 25% टीआरडी डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई 2023 को, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें नेगेटिव 1/3 था, जो सभी रेलवे एग्ज़ाम में रहता है। 10 नंबर आपको राजभाषा से पूछा जाएगा, एलडीसी के जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो दोस्तों आइए, पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माउस। प्रश्न संख्या 3, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है दोस्तों 10⁵ डाइन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4, आमतौर पर आपूर्ति प्राधिकरण की बिजली उत्पादन और पार्षण प्रणाली के 3 फेज की होती है और टीएसएस की इनकमिंग सप्लाई को रोटेशन में लिया जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक फेज पर कर्षण भार को संतुलित करने के लिए। प्रश्न संख्या 5, आमतौर पर 2 बगल के 25 kV एसी ट्रैक्शन सब स्टेशन डैश में काम करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र में। प्रश्न संख्या 6, भारतीय रेलवे में अधिकतम अनुमेय तात्कालिक असंतुलित वोल्टेज का प्रतिशत कितना है, यानी क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5%। प्रश्न संख्या 7, भारतीय रेलवे में 2 मिनट के लिए अधिकतम अनुमेय असंतुलित वोल्टेज का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3%। प्रश्न संख्या 8, भारतीय रेलवे में अनुमेय निरंतर असंतुलित वोल्टेज का अधिकतम प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2%। प्रश्न संख्या 9, तापमान की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेनकाइन। प्रश्न संख्या 10, शक्ति की परिभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काम करने की क्षमता। प्रश्न संख्या 11, किसी विद्युत चुंबक की विद्युत धारा को बंद कर दिया जाता है तो विद्युत चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुछ क्षण के लिए रहेगा। प्रश्न संख्या 12, जब एक कंडक्टर चुंबकीय प्रवाह को काटता है तो कंडक्टर में ईएमएफ प्रेरित होता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फैराडे के नियम। प्रश्न संख्या 13, एक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस ऑप्शन नंबर बी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय उत्प्रेरण का दूसरा नियम। प्रश्न संख्या 14, 50 टर्न कॉइल के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह 3 Wb/मीटर की दर से बढ़ता है, कुंडल के सिरों के बीच प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2.5 वोल्ट। प्रश्न संख्या 15, इंटरप्टर या सर्किट ब्रेकर सीबीएल को डैश के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी रिमोट कंट्रोल, मैनुअल और टीएसएस ऑपरेटर द्वारा स्थानीय नियंत्रण करके।
प्रश्न संख्या 16, आइसोलेटर को किसके माध्यम से संचालित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल रूप से। प्रश्न संख्या 17, इंटरप्टर है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गैर स्वचालित प्रकार सर्किट ब्रेकर। प्रश्न संख्या 18, आमतौर पर एसपी में ब्रिजिंग सीटी इंटरप्टर होते हैं, किस टाइप से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओपन पोजीशन। प्रश्न संख्या 19, विद्युत चुंबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक विद्युत चुंबक कृत्रिम अस्थायी चुंबक है। प्रश्न संख्या 20, इंटरप्रेटर पर सीबी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को टिप कर देना। प्रश्न संख्या 21, रिटर्न कंडक्टर के बिना सिंगल ट्रैक के लिए OHE प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.41/70 डिग्री ओम पर किलोमीटर। प्रश्न संख्या 22, बिना रिटर्न कंडक्टर के डबल ट्रैक के लिए OHE प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.24/70 डिग्री ओम पर किलोमीटर। प्रश्न संख्या 23, पूरी तरह से डिस्चार्ज होने की स्थिति में लीड एसिड बैटरी की ऋणात्मक के प्लेटों का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध सफेद। प्रश्न संख्या 24, एक लेड एसिड सेल रिचार्जेबल होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी, इसकी रासायनिक क्रिया प्रतिवर्ती होती है। प्रश्न संख्या 25, लेकलांची सेल किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह रुक रुक कर उपयोग करने के लिए। प्रश्न संख्या 26, यदि किसी दिए गए सेल का नॉमिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल का प्रकार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निकिल कैडमियम। प्रश्न संख्या 27, लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिथियम आयन। प्रश्न संख्या 28, बैटरी की एम्पीयर घंटे की रेटिंग बढ़ाने के लिए सेल को किस में जोड़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समानांतर में। प्रश्न संख्या 29, ACTSS में 25 kV ट्रांसफार्मर CB को मानक संख्या किस प्रकार दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 100, 102, 104 ऐसे बढ़ते क्रम आदि तक, इन्फिनिटी। प्रश्न संख्या 30, 2 वोल्ट और 4H के 4 सेल समानांतर में जुड़े हुए हैं, बैटरी का नेट वोल्टेज क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 वोल्ट। प्रश्न संख्या 31, करंट कंट्रोल मोड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगातार बैटरी चार्जिंग के लिए। प्रश्न संख्या 32, बैटरी चार्जर डैश की तरह काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर की तरह। प्रश्न संख्या 33, स्थिर वोल्टेज चार्जर डैश में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तेज चार्जिंग में। प्रश्न संख्या 34, बूस्ट चार्जिंग डैश पर चार्ज करने की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थोड़े समय के लिए उच्च धारा। प्रश्न संख्या 35, लेड एसिड बैटरी का औसत जीवन काल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 36, बैटरी चार्ज में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्रश्न संख्या 37, निकेल आयन सेल में प्रयुक्त समान इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, KOH। प्रश्न संख्या 35, एक 12 वोल्ट बैटरी को 48 Ah पर रेट किया गया है,
यदि इसे औसतन 2 एम्पीयर देना है तो बैटरी को रिचार्ज करने से पहले कितने समय तक चलेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे। प्रश्न संख्या 39, विद्युत धारा के प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित सामग्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर, जर्मोनियम, उसके बाद ग्लास। प्रश्न संख्या 40, आपको एक मोटर को रिवाइंड करना होता है जिसका ऑपरेटिंग तापमान लगभग 130 डिग्री सेल्सियस होता है। आप किस इंसुलेटिंग सामग्री का चयन करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइका। प्रश्न संख्या 41, तापमान में वृद्धि के साथ एक इंसुलेटर की इंसुलेटिंग गुण कैसे बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन इंसुलेटिंग सामग्री के वर्ग और डिग्री सेंटीग्रेड में इसके सीमित तापमान के वैध संयोजन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्लास बी, 120 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री यानी उत्पाद विद्युत उपकरण को इंसुलेटेड करने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम कोटेड क्राफ्ट पेपर। प्रश्न संख्या 44, अबरक डैश प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकार्बनिक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री। प्रश्न संख्या 45, एक इंसुलेटिंग सामग्री में VIR का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री वर्ग बी की इंसुलेशन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 47, एक इंसुलेटिंग सामग्री के लिए डाइलेक्ट्रिक ताकत और डाइलेक्ट्रिक नुकसान क्रमशः होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों उच्च और निम्न। प्रश्न संख्या 48, सेल टाइप ट्रांसफार्मर के संबंध में कथन पढ़े और उत्तरों को सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। कोर प्रकार की तुलना में छोटा चुंबकीय पथ सेल टाइप में कोर टाइप की तुलना में बेहतर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। 3, कोर टाइप की तुलना में मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला सत्य है, दूसरा गलत है, तीसरा सत्य है। प्रश्न संख्या 49, एडी धाराएं चुंबकीय क्षेत्रों को बदलने से प्रेरित होती है। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में वे कम प्रवाहित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बंद लूप में। प्रश्न संख्या 50, एक स्टेटअप ट्रांसफार्मर डैश में परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाई करंट पर लो वोल्टेज और लो करंट पर हाई वोल्टेज को। प्रश्न संख्या 51, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, V0 - V/V0। प्रश्न संख्या 52, एक 2 kVA ट्रांसफार्मर में 150 वाट का आयरन लॉस और 250 वाट का फुल लोड कॉपर लॉस होता है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब होगी जब कुल नुकसान कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 300 वाट। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो। प्रश्न संख्या 53, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इम्पीडेंस टेस्ट। प्रश्न संख्या 54, यदि एक ट्रांसफार्मर के लोहे के कोर को एक एयर कोर से बदल दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस नुकसान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, करेंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डैश में मेन करंट को ले जाने वाली लाइन से जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग सीधे डैश से जुड़ी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी और
अमीटर। प्रश्न संख्या 56, करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से संबंधित गलत कथन की पहचान करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर की वोल्टेज एम्पीयर क्षमता आमतौर पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक होती है। प्रश्न संख्या 57, करंट ट्रांसफार्मर में अनुपात त्रुटि के लिए जिम्मेदार है। कौन सा जिम्मेदार है? तो इसमें जिम्मेदार है नो लोड करंट का मैग्नाइजिंग कंपोनेंट। प्रश्न संख्या 58, एक करंट ले जाने वाले इंडक्टर को क्लैपोमीटर के जबड़े के चारों ओर 8 बार लपेटा जाता है और वह 50 एम्पीयर रीड करता है, तो कंडक्टर करंट का वास्तविक मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6.25 एम्पीयर। प्रश्न संख्या 59, लाइटिंग अरेस्टर रक्षा करता है किससे? तो यह रक्षा करता है दोस्तों सर्ज एंड तथा ट्रांजिएंट वोल्टेज से। प्रश्न संख्या 60, कौन सा कारक अर्थिंग के प्रतिरोध को बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी, यानी मिट्टी में नमक की मात्रा कम होना, इलेक्ट्रोड की उम्र बढ़ना, नमक का घुल जाना। प्रश्न संख्या 61, अर्थिंग के लिए अभ्यास संहिता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए IS 3043 1987। प्रश्न संख्या 62, करंट ट्रांसफार्मर का वर्णन आमतौर पर डैश में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वोल्ट एम्पीयर। प्रश्न संख्या 63, एक करंट ट्रांसफार्मर में प्लस डिग्री की फेज एरर है, प्राथमिक और द्वितीय धारा के बीच फेज एंगल कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 175 डिग्री। प्रश्न संख्या 64, 1000/5 एम्पीयर के अनुपात वाले करंट ट्रांसफार्मर में 6 एम्पीयर का नुकसान घटक है। यदि बर्डन प्रतिरोधी है तो ट्रांसफार्मर का वास्तविक अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 201.2। प्रश्न संख्या 65, करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक घुमाव की संख्या द्वितीय घुमाव की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। प्रश्न संख्या 66, PSI जेब्रा में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी झूलती बस। प्रश्न संख्या 67, क्लिप ऑन करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते समय प्राइमरी डैश से जुड़ा होता है और सेकेंडरी डैश से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी जो उसका जुड़ा रहता है फीडर से और सेकेंडरी एमीटर से। प्रश्न संख्या 68, सुरक्षा सर्किट में बैकअप सुरक्षा डैश के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट के लिए। प्रश्न संख्या 69, एक सुरक्षात्मक सर्किट में परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का उपयोग डैश को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक करंट। प्रश्न संख्या 70, कुछ प्रश्न दोस्तों जो कैंडिडेट भेजे थे वो नहीं भेज पाए हैं, लगभग 7-8 प्रश्न। तो दोस्तों आइए 76 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सामान्यतः ओएचई में कितनी लंबाई के अर्थ इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर। प्रश्न संख्या 77, एस्काडा के संदर्भ में HMI का दीर्घ रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन मशीन इंटरफेयर करके। प्रश्न संख्या 78, एस्काडा सिस्टम डैश करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा एक्टिवेशन, नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 79, डैश एस्काडा प्रणाली का एक घटक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एस्पार्जर कंट्रोलर। प्रश्न संख्या 80, मानव मशीन इंटरफेस और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बीच इंटरफेसिंग के लिए संचार प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि RS-232 मोडबस, उसके बाद प्रोफाइबस और इथरनेट। प्रश्न संख्या 81, अर्थिंग रॉड
बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर। प्रश्न संख्या 82, बिजली व्यवस्था के न्यूट्रल को अर्थ से जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, सीधे एक प्रतिरोध द्वारा। प्रश्न संख्या 83, अर्थिंग लीड के लिए प्रयुक्त मानक वायर गेज डैश से अधिक पतला नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 SUG से कम नहीं, SWG से। प्रश्न संख्या 84, अर्थ वायर का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्विस वायर के एम्पियर क्षमता के द्वारा। प्रश्न संख्या 85, दो प्रकार की अर्थिंग प्रदान की जाती है तथा इक्विपमेंट अर्थिंग और न्यूट्रल पॉइंट अर्थिंग। इक्विपमेंट अर्थिंग मुख्य रूप से डैश के लिए प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संचालन कर्मियों की सुरक्षा यानी मानव सुरक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 86, प्रभावी रूप से ग्राउंडेड सिस्टम में न्यूट्रल सीधे अर्थ से जुड़ा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रल और अर्थ के बीच की भी जानबूझकर प्रतिबाधा के बिना। प्रश्न संख्या 87, जब अर्थ फॉल्ट होता है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थिंग के कारण अर्थ फीड में वोल्टेज विभव बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 88, उपयोग किए गए आर्क समन माध्यम के आधार पर कितने प्रकार के सर्किट ब्रेकर उपलब्ध हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुल 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या 89, डैश सब स्टेशन के लिए SFC 6 सर्किट ब्रेकर को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 220 के बी। प्रश्न संख्या 90, एक आदर्श सर्किट ब्रेकर को डैश प्रदान करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खुलने से पहले और बाद में क्रमशः शून्य और अनंत प्रतिबाधा। प्रश्न संख्या 91, लेड एसिड में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसमें आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 92, फीडर रिले निम्नलिखित संघटनाओं में CB को खोलने की आज्ञा देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, PT फ्यूज विफलता। प्रश्न संख्या 93, IDMT रिले को डैश में नियोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर सुरक्षा। प्रश्न संख्या 94, DMT रिले को डैश में नियोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर सुरक्षा। प्रश्न संख्या 95, टाइप 1 PT का मानक आउटपुट डैश वोल्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100। प्रश्न संख्या 96, सब स्टेशनों में ब्लैक मेटल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कदम और स्पर्श पोटेंशियल को सीमा के भीतर रखने के लिए। प्रश्न संख्या 97, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन पारंपरिक सबस्टेशन से छोटा होता है क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। SF6 गैस की उच्च इंसुलेशन क्षमता, SF6 गैस की उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, SF6 गैस की उच्च विद्युत चुंबकीय क्षमता। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नो लोड परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आइसोलेटर। प्रश्न संख्या 99, SSP पर एल्युमिनियम बस बार का व्यास होना चाहिए कितना? तो यह होना जाना चाहिए दोस्तों 50 mm, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 100, किसी वोल्टेज पर AC अंडर वोल्टेज अलार्म ट्रिगर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 175 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों आपको पता ही होगा कि LDC के जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें से 10 प्रश्न जो रहता है आपका राजभाषा का रहता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, फील्ड कार्यालय में राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। प्रश्न संख्या 102, इसमें पूछा गया है दोस्तों, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशेष दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का है तो यह डैश द्वारा तय किया जाता है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विभागाध्यक्ष के द्वारा।
प्रश्न संख्या 103, केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारियों को आमतौर पर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने वाला माना जाएगा यदि उनमें से कार्यरत कर्मचारियों के 10% ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 80%। प्रश्न संख्या 104 है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप किस द्वीप के किस समूह के अधीन है? तो ये क समूह के यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 105, नीचे दिए गए दस्तावेजों में कौन सा दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में जारी किया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सामान्य आदेश यानी जनरल ऑर्डर। प्रश्न संख्या 106, डैश मंत्रालय संसदीय विधान का अधिकृत हिंदी अनुवाद करवाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉ मिनिस्ट्री यानी कानून मंत्रालय। प्रश्न संख्या 107, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में होगी का उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 343 के क में है। प्रश्न संख्या 108, भारत भाषा के प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 343 से 351 के बीच। उसके बाद 109 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है, इसमें पूछा गया है संघ सेवा में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन के स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी का अनिवार्य ज्ञान आवश्यक होगा का उल्लेख किसमें दिया गया है? तो यह दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी राजभाषा संकल्प 1968 का पैरा क। और आज का अंतिम प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो यह संशोधित हुआ ऑप्शन नंबर ए 1967 में। तो दोस्तों ये थे 27/7/2023 को बड़ोदरा डिवीज़न में हुए इलेक्ट्रिकल टीआरडी में एलडीसी 25% कोटा जेई पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।